तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता क्या है और उस सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है, डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है। तो देखो, एक ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र से पास हो और अक्ष के लंबवत हो उसे हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। जैसे ये है द्विध्रुव का केंद्र, इससे पास कर आएंगे हम एक लाइन और वो कैसे होगी, अक्ष के लंबवत, इसे हम कहेंगे निरक्षीय रेखा। और निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो उस स्थिति को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। मान लेता हूं ये बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव से दूरी कितनी है r। जब मैं द्विध्रुव से दूरी कहूं तो समझ जाएं कि मैं दूरी केंद्र से बताना चाह रहा हूं। अब अगर हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती तो उसके मैंने 3 बेसिक स्टेप्स बताए। पहले स्टेप में आप ये देखोगे उस बिंदु के चारों तरफ कितने आवेश रखे हैं, उससे आपको ये पता लगेगा कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक्सप्रेशंस आएंगे। तो हमने देखा 2 आवेश रखे हुए हैं तो 2 एक्सप्रेशंस आएंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एक एक आवेश की वजह से उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो पहले मैं ऋणावेश की वजह से निकालता हूं। देखो, पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस ऋणावेश से ये जो बिंदु है इसका विस्थापन कितना है, ये वाली दूरी कितनी है। तो देखो, अगर ये r है, ये a है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जब आप प्रयोग करोगे तो आपको कर्ण ही तो पता करना है। 90 अंश के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना आ गया, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जैसे ही आपको ये पता लगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या आएगा, k, आवेश का परिमाण q, और अपॉन में जो भी दूरी है रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका करना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, KQ अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ आ गई बात। साथ के साथ मुझे इसकी दिशा भी पता करनी है। तो एक ऋणावेश किसी भी बिंदु पर अपनी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है तो ये दिशा आ गई किसकी, E माइनस की। और जब आप इसी बिंदु पर धनावेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो फिर से आपको ये वाली दूरी या विस्थापन पता करना पड़ेगा आवेश से। फिर से आप देख रहे हो कि इस समकोण त्रिभुज के भी आप देखोगे लंब और आधार वही है, तो कर्ण फिर से कितना आ जाएगा, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो E प्लस जब आप निकालोगे वो कितना आएगा, k, आवेश का परिमाण फिर से क्यों, रूट में कितना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका करना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर। फिर से कितना आ गया, KQ अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी जो दिशा होती है धनावेश के लिए वो विस्थापन सदिश के अलोंग आवेश से दूर होती है। तो बिंदु P पर जो 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो रही थी, दोनों का परिमाण और दोनों की दिशा अब हमें पता लग चुकी है। अब जैसे ही आपको हर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा पता लग जाए तो तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में हम क्या करते हैं, सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को सदिशों को जोड़ने के जो नियम है उसका प्रयोग करके जोड़ना होता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो उस बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों के परिमाण में देख रहा हूं कि समान है, तो कुछ टाइम के लिए मैं दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को E मान लेता हूं। लास्ट में इसको मैं वापस रख दूंगा। अब देखो, हमें ये बात तो पता होनी चाहिए कि अगर 2 सदिश हैं A और B जिनके बीच का कोण है थीटा, चाहे उन्हें हम त्रिकोणीय नियम से जोड़ें चाहे सदिशों को जोड़ने के चतुर्भुज नियम से, उनका जो परिणाम है उसका जो परिमाण आता है वो क्या होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो मैं क्या करता हूं, कुछ समय के लिए ये जो E प्लस है इसको तो a मान लेता हूं और E माइनस को मान लेता हूं b, और इन दोनों सदिशों को जो सदिशों को जोड़ने का चतुर्भुज नियम है उससे मैं जोड़ूं। कैसे कि E प्लस के समानांतर E माइनस के हेड या सर से एक सदिश बना दिया और E माइनस के समानांतर एक सदिश कहां से बना दिया, E प्लस के सर से, और कॉमन हेड को जैसे ही मैं कॉमन टेल से मिलाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का परिणामी। तो यह है हमारी बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका परिमाण कैसे निकाला जाए, E नेट किसके इक्वल होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर का मतलब E प्लस का स्क्वायर जो कि E के बराबर माना है मैंने, B का मतलब E माइनस का स्क्वायर वो भी मैंने E माना है, और यहाँ फिर से A और B की जगह अगर मैं E रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2EE cos थीटा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि E प्लस और E माइनस के बीच का ये जो कोण है वो कितना है, वो होगा दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा जो मुझे यहाँ पर रखना है। तो देखो, ये जो दोनों समकोण त्रिभुज हैं
उन दोनों की जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ये ए, ये भी ए, ये इन दोनों की कॉमन साइड है आर, और ये जो कर्ण है उसका भी मान बराबर आ रहा था। तो अगर मैं ये वाला कोण थीटा मान लेता हूं तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। और त्रिकोण के लिए आपको एक प्रमेय याद होगी, बहिष्कोण प्रमेय, जो कहती है किसी भी त्रिकोण का जो बहिष्कोण होता है दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण है वो इन दोनों के योग से मिलेगा, कितना आ जाएगा 2 थीटा। यहां पर लिख दिया मैंने 2e² cos 2 थीटा। अगर यहां से मैं ई नेट का परिमाण निकालूं तो क्या आ जाएगा 2e², e² प्लस e², साथ में क्या 2e² इंटू में cos 2 थीटा। तो ये जो 2e² है वो दोनों में से कॉमन होगा, ये तो बाहर आ जाएगा 2e², और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos² थीटा माइनस 1। यहाँ आप देखोगे 1 से 1 कट जाएगा, 2 और 2 4 होगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, e² का e और इंटू में cos² थीटा का रूट क्या आएगा cos थीटा। अब देखो हमारा जो e है वो क्या होता है 2 की जगह 2, e की जगह मैंने क्या लिखा था kq² अपॉन में r² प्लस a², और cos थीटा की वैल्यू मुझे समकोण त्रिभुज से निकालनी पड़ेगी। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये आधार होगा a, और कर्ण कितना था ये वाली भुजा हमारी √ में a² प्लस r²। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो वो एज इट इज रख देता हूँ मैं a बटे में कितना √ में r² प्लस a²। देखो √ का मतलब क्या होता है कि r² प्लस a² की जो पावर है वो है 1/2, और जब आधार समान होते हैं तो घातें ना जुड़ जाती हैं। तो r² प्लस a² की यहाँ पर घात तो है 1, यहाँ पर है 1/2, तो कॉमन घात कितनी आ जाएगी 3/2। तो बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई उसका फॉर्मूला क्या होगा E नेट इज इक्वल्स टू K का मतलब क्या होता है 1/4πε0। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो Q इंटू में 2a है ये क्या था हमारा द्विध्रुव के लिए परिभाषित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देख सकते हो P क्या है Q इंटू 2a, आपको दिख रहा होगा Q इंटू में 2a, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह P, और अपॉन में क्या r² प्लस a² की पावर कितना 3/2। ये बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जब r और a की तुलना हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2a, अगर उसे मैं 10 mm मान लूँ तो a कितना आ जाएगा 5 mm। और फिर से अगर आपका वो जो बिंदु है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हो वो अगर केंद्र से मान लो 15 mm की दूरी पर है तो 3 गुना ही तो ज़्यादा है, तो तुलना तो हो सकती है। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर मान लो आपका जो बिंदु है वो 200 mm, 300 mm, 400 mm दूर चला जाए तो 5 mm की तुलना में वो काफ़ी बड़ा हो गया 40 गुना। कब? जब 200 mm है, 400 mm है तो 80 गुना ज़्यादा हो गया। तब क्या होगा r a की तुलना में बहुत बड़ा है तो r का जो स्क्वायर है वो और भी बड़ा होगा, और फिर इस बड़ी सी वैल्यू के अंदर ये छोटी सी वैल्यू को जोड़ने का या घटाने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप a² जोड़ देते हो तो लगभग कितना आएगा r² ही, और r² की पावर कितनी होगी 3/2। और जब पावर की पावर होती है तो हम करते क्या है उनका गुणनफल कर देते हैं, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी 1/4πε0 P, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, r का क्या आ जाएगा क्यूब। ये बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जब r a की तुलना में काफ़ी बड़ा। तो अगर कोई भी बिंदु द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित हो तो पहले हमें ये देखना होता है कि बिंदु की जो दूरी है वो a की तुलना में काफ़ी बड़ी है या उसकी तुलना की जा सकती है। अगर तुलना की जा सकती है तो इस वाले फॉर्मूले से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, और अगर r a की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे निकालें। साथ ही बच्चों मैंने एक बात आपको सिखाई है कि अगर दो सदिशों के परिमाण बराबर हैं तो उनका जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो बीच के एंगल को हमेशा अर्ध विभाजित करता है। तो जैसे यहाँ पर हमने जिन दो सदिशों को जोड़ा है E और E, उन दोनों के परिमाण बराबर हैं, तो इनके बीच का कोण कुछ भी हो, अल्फा जो होगा वो हमेशा बीच के कोण का आधा होगा, जो कि यहाँ पर कितना है 2 थीटा, तो बीच का कोण आएगा थीटा। तो आप किसी भी सदिश से निकालो, चाहो तो E+ से चाहे E- से, दोनों से कोण कितना आएगा थीटा। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बिल्कुल विपरीत आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ है? दाईं तरफ,
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है बाईं तरफ। अब देखो, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर हमारा बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ से निकाली जाएगी और उसकी जो दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बिल्कुल विपरीत होगी। तो जिस भी दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके विपरीत होगी। अगर मान लो मैं इस वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरह से रखता कि यहाँ होता ऋणावेश, यहाँ होता धनावेश, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ आता? बाईं तरफ। अब अगर आप निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालते तो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बिल्कुल विपरीत होती। तो अगर वो बाईं तरफ गया है तो इस बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती दाईं तरफ। अब चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे संबंधित सूत्र क्या होता है। जब r a की तुलना में बहुत बड़ा हो तब, और जब r और a की तुलना हो सकती हो तब। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है और किसी भी एक खुले पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो किस तरह से निकाला जाता है।